नमस्कार भाइयों। आज का हमारा टॉपिक, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। हाँ ठीक है, चल रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स। फिजिक्स के सेगमेंट में हम यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और मे भी मुझे जो लग रहा है ये अंतिम या एक चैप्टर और होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाई कौन सी हैं? ठीक है, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। इलेक्ट्रॉनिक्स एक संचार प्रणाली होता है और उसमें जो होता है 3 मुख्यतः चीजें होती हैं जो कि ये संचार प्रणाली को आगे बढ़ाती है। इसमें हम ट्रांसमीटर इसको कहते हैं, ट्रांसमिशन चैनल होता है, रिसीवर होता है। ठीक है, सपोज दैट यदि आपको किसी की बात को सुनना है तो पहले आप एक ट्रांसमीटर वहां पर फिट करेंगे, उसके बाद वो ट्रांसमिशन का जो बीच वाला कड़ी होगा उसको देखेंगे, फिर ट्रांस रिसीवर जो होगा उसको रिसीव करेगा, उसको हम देखेंगे। तो ये लोअर के एग्जाम 30/9/2019 के सेकंड सेट में क्वेश्चन आया था। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली 3 बुनियादी इकाइयां होती हैं। एक होता है ट्रांसमीटर, जिसको हम प्रेषित करते हैं, किसी चीज को हम भेजते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक। तो ट्रांसमीटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो एंटीना की मदद से रेडियो तरंगों को उत्पन्न करती है। एक एंटीना लगाया जाता है, उसकी मदद से रेडियो, एंटीना में जो होता है वो रेडियो तरंगों को उत्पन्न करती है और रेडियो तरंगें जो होती हैं जब निकलती हैं उसको रिसीव कौन करता है? रिसीवर करता है, और ये विद्युत चुंबकीय संकेतों को प्रसारित करती हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन चैनल क्या है? जिन माध्यमों द्वारा रेडियो तरंगों को प्रेषित किया जाता है। ठीक है, इसी में ही ट्रांसमीटर होता है और इस क्रिया को जो इसमें रेडियो तरंगें प्रसारित की जाती है उसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। कहते हैं मैं ट्रांसमिट किया जा रहा है हर चीजों को, तो ट्रांसमीटर के द्वारा ट्रांसमिशन किया जाता है। रिसीवर क्या होता है? रेडियो तरंगों को ग्रहण करने वाली युक्ति को रिसीवर कहा जाता है। तो ये 3 मॉड्यूल आपको पता होगा, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन और रिसीवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है? जो शोर होता है वो किससे संदर्भित करता है? तो अवांछित सिग्नल्स जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं उन्हें हम शोर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर को इस हिसाब से संदर्भित किया जा सकता है। तो आंसर ए सही है। कानों को नुकसान देने वाले, तेज पहुंचाने वाली संगीत, ऐसी ध्वनि जिसे सुना जाने योग्य न हो, और अवांछित संवेदनाएं जो संदेशों में बाधा डालती हैं। तो ये देखिए इसमें, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की संचार प्रणाली में उन्होंने नाम दे दिया है, तो यहाँ पर जो होगा अवांछित सिग्नल्स, जो यहाँ पर सिग्नल्स की बात होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है हमेशा सिग्नल पे ही काम करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर का संदर्भ की है कि वह अवांछित सिग्नल्स जो संदेश सिग्नल के प्रसारण को और प्रसंस्करण में बाधा डालती है। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स हम देखते हैं यहाँ पे, आधुनिक भौतिकी 134 क्वेश्चन है इसका। 1980 के अंतिम वर्षों में भूतापी अन्वेषण। भूताप का मतलब क्या होता है? सपोज दैट यदि सूर्य का प्रकाश आपके धरती पर आकर पड़ रहा है तो धरती जो है इस कारण जो होती है तपने लगती है और यहाँ से पार्थिव विकिरण जो है निकालने लगती है। इसी घटना को हम भूतापी प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि 1980 के अंतिम वर्षों में भूतापी अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, में प्रयुक्त, विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक विकल्प को शामिल किया गया है? एम्प्टी साउंडिंग, टीईएम साउंडिंग, या यूटीईएम साउंडिंग, या स्कलम बर्गर साउंडिंग। तो देखते हैं, होम्योपैथिक 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्या है? तो 1980 के अंतिम वर्षों में भूतापी अन्वेषण में प्रयुक्त, विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही में टीईएम साउंडिंग को शामिल किया गया है। शैक्षणिक विद्युत चुंबकीय टीईएम ध्वनि प्रौद्योगिकी और प्रतिरोधक क्षेत्रों का पता लगाने में अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है। भूमिगत परतों की विद्युत प्रतिरोधकता को कई 100 मीटर की गहराई तक टीईएम का उपयोग करके मापा जाता है। मतलब यहाँ पर माइक्रो जो लेवल पे काम करते हैं, वहां से जब पार्थिव विकिरण आके पड़ती है तो अंदर जो ऑब्जर्वेटरी होती है, आप देखेंगे कई जगह पर जो है जमीन के अंदर ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है, तो इन्हीं जो साउंडिंग वुंडिंग का पता लगा कर किया जाता है। ठीक है, हालांकि हमारे बहुत ज्यादा काम का नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। 135 नंबर क्वेश्चन है। क्रॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है? क्रॉम्पटन का प्रभाव जो होता है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो एक्स किरणें में होता है। क्रॉम्पटन प्रभाव एक्स किरणों में होता है। एसी क्रॉम्पटन ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक द्वारा प्रकीर्णित होने पर एक्स किरणों की आवृत्ति बदल जाती है। ठीक है, जिसके लिए वर्ष 1928 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर
जो है कहाँ पर बना था, यहाँ पर अप्सरा होगा, सही होगा। भारत और एशिया का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया था। इस रिएक्टर का डिजाइन तथा निर्माण भारत, यूनाइटेड किंगडम, यूके के मदद से किया गया था। ठीक है, और प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार क्या है देख लेते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी, तो इसमें देखिए रॉन्टजन लिखा है, यही सही है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ जाइए। 1895 में रॉन्टजन ने एक्सरे का टूटी फूटी हड्डियों का पता लगाने, रेडिएशन थेरेपी तथा हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी खोज 1895 में की गई थी रॉन्टजन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारी जल D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको कहा जाता है, की खोज किसने की थी, तो यूरे ने की थी। ठीक है, सन 1932 में यूरे ने भारी जल की खोज की थी। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए किया जाता है। भारत का पहला भारी जल संयंत्र नांगल पंजाब में सन 1962 में काटा गया। ठीक है, भाखड़ा और नांगल आपको पता होगा। डायनामाइट के आविष्कार कितने, तो अल्फ्रेड नोबेल है। ठीक है, 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी खोज की थी और वहीं उसी दिनों से फिर जो है वो नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, 140 नंबर क्वेश्चन देखें। डायनामो की खोज किसने की थी, तो माइकल फैराडे। और प्रेरणा संबंधी सिद्धांत से ही डायनामो की खोज की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा संबंधी सिद्धांतों के माध्यम से ही खोज किया गया था। इसीलिए गतिशील जो डायनामो में लगा होता है बीच में, वो गतिशील चुंबक होता है, उसी के कारण जो है वो विद्युत चुंबकत्व की जो है उत्पत्ति होती है। डायनेमो या विद्युत जंत्र की खोज माइकल फैराडे ने 1831 में की थी। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है, मैंने आपको पहले बताया था। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी, माइकल फैराडे ने की थी। ये भी जो है उन्हीं के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने की थी। यह चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र है, जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है। सॉरी, एसी को डीसी में नहीं, एसी को जो प्रत्यावर्ती धारा उसको कम करने में किया जा सकता है, उसकी वोल्टेज को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, या वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। विद्युत वाहक बल की वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए किया जाता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करता है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट जो करता है वो करता है रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में कौन करता है, तो इन्वर्टर करता है। ठीक है, तो निम्न विभव की एसी को उच्च विभव की एसी में बदलता है इन्वर्टर। ठीक है, ये भी दो प्रकार का, सॉरी ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर भी दो प्रकार का होता है। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है वो उच्च वोल्टेज को मतलब वोल्टेज को उच्च करने में, इसका मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है वो घरों के पीछे में लगता है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को उच्च करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो लुइस फ्रिंक्स, निकोलस टेस्ला और माइकल फैराडे या एडवर्ड टेलर, तो इन्होंने किया था, टेलर ने। ठीक है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। ठीक है, यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। देखिए, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दो प्रकार के होते हैं। नाभिकीय विखंडन जो होता है उसमें भारी नाभिक जो है टूट कर, जब इस पर न्यूट्रॉनों की बौछार कराई जाती है तो वो टूट करके दो भागों में बट जाते हैं और उसमें अलग अलग कंपाउंड तैयार होते हैं। जैसे कि बान बेरियोनियम 235 है, अब इस पर एक न्यूट्रॉन की बौछार कराई जाती है तो 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 30 में 3 न्यूट्रॉन अलग बने, और ये श्रृंखलाबद्ध तरीका है, आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये 3 न्यूट्रॉन होंगे, आगे फिर विस्फोट करके फिर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये विखंडन पर आधारित होता है। तो ये जब जो है एक भारी नाभिक पर, जब हम भारी नाभिकीय तत्व पर जब हम न्यूट्रॉन की बौछार कराते हैं तो हल्के हल्के जो है तत्वों में टूट करके जो है ये अपना उत्पाद तैयार करता है, और इससे जो होती है गतिविधियां स्टार्ट होती हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन बम होता है वो उसमें दो हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। जैसे 1H1 प्लस 1H1 इज इक्वल टू होता है 2He3 प्लस 1N1, मतलब हीलियम नाभिक उत्पन्न होता है। मतलब दो हल्के नाभिक जब मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करके और प्रबल मात्रा में विस्फोट उत्पन्न करते हैं, उसे हम नाभिकीय जो है
संलयन कहते हैं। और जब एक भारी नाभिक टूट करके छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित होता है और वहां से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गलत मिलान का पहचान कीजिए। फाउंटेन पेन, लुईस एंड सन्टन वाटरमैन, अमीटर जैकराइस जेनसन और वेरोमीटर इवांजे लेजिस्टा टेरिसेले और एनिमेशन एनिमल रेनेडे। ठीक है, तो ये तो हमको एक भी नहीं इसमें आ रहा है। ठीक है, और ये ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 में क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन होता है छोड़ने के लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है कि इसको छोड़ दिया जाए भाई, चूंकि इतना कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं आपको याद हो जाएगी चीजें। हालांकि आप इसको देख लीजिए, लेविस, एडसन, वाटरमैन जो होते हैं फाउंटेन पेन की खोज इन्होंने किया था, और इवानो गिलिस्ता टेरेई शेली ने बैरोमीटर की खोज किया था, एमिल रेनेडे ने एनिमेशन की खोज किया हुआ था। ठीक है, जैकेरियस जेनसन ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग खोज किया था, और जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का खोज किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का किया था, उसके बाद ग्राहम बेल ने टेलीफोन का किया था, और उसके बाद माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर का खोज किया हुआ था। ठीक है, तो अब ट्रांसफार्मर वगैरह का आ जाए तो भले मिल जाए, बाकी तो यहाँ पर नहीं पता लगता है। ठीक है, और जैकेरियस जेनसन ने अमीटर का खोज किया हुआ था। ठीक है, 144 नंबर देखते हैं, इसमें मिलान की पहचान करें। अब यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर में, इसमें देखिए माइकल फैराडे हैं, तो माइकल फैराडे ट्रांसफार्मर है तो ऑलरेडी गलत मान लिया गया। माइक्रोवेव के आविष्कारक पर्सी स्पेंसर हैं। ठीक है, बैटरी के आविष्कार विलियम स्टैनली हैं, और वर्नियर कैपिलर एलेक्सेंड्रो वोल्टा, तो ये भी ग्राम विकास अधिकारी 2018 के सेट में पूछा गया है। ठीक है, और काफी कठिन क्वेश्चन थे ये, 144 नंबर का है। इसमें देखिए ट्रांसफार्मर वाला जो हमको देखने में लग रहा है, इसमें माइकल फैराडे थे, बाकी इसमें सही का मिलान कीजिए, सही कौन है। ये तो गलत हो गया ऑलरेडी। जब ये गलत हो गया, अब कैसे आप क्लियर करेंगे कि बाकी सब गलत हैं कि सही है। तो माइक्रोवेव वन पर्सी स्पेंसर जो है, अब इसमें आपको छोड़ना ही ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप इसको अगर अटेंड करेंगे तो गलत हो जाएगा, याद रहता नहीं, किसी को छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब कुछ प्रमुख आविष्कार उपकरण तथा उनके आविष्कार और खोजकर्ता के निम्न था, जैसे माइक्रोवेव ओवन के हैं पर्सी स्पेंसर, ट्रांसफार्मर के माइकल फैराडे, बैटरी के एलेक्सेंड्रो वोल्टा, वोल्ट की बैटरी होती है वोल्टा आप याद कर लीजिए। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स पियरे वर्नियर हो गए, जहां वर्नियर हो जाएगा। डायनामो माइकल फैराडे हैं, डीजल इंजन के रोडोल्फ डीजल हैं, देखिए डीजल लास्ट में दिए गए हैं, रोडोल्फ डीजल, यहाँ डो में भी डीजल की तरह देख लीजिए लग रहा है। कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नाल एवं रस्का है। थर्मोमीटर के डेनियल गैब्रियल और फारेनहाइट हैं, थर्मोमीटर के फारेनहाइट हैं। रिवॉल्वर के सैमुअल पोल्ट हैं। थर्मस फ्लास्क के डोवार हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, बाकी छोड़िए इसको। 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान है, हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है। वाष्पीकरण तो है, वर्षण भी है, वाष्पोत्सर्जन भी है। विसरण के बारे में तो हमने नहीं सुना है, अभियान शिक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था 16/9/2018 के सेकंड शिफ्ट में। विसरण प्राकृतिक जल विज्ञान हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है। विसरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जहां दो या दो से अधिक पदार्थ स्वतः एक दूसरे में मिलकर समांग मिश्रण बनाते हैं। देखिए मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं, जैसे कि आपको चीनी और पानी का मिश्रण, ऐसा मिक्सचर जो आप एक दूसरे में मिल जाए और पता लगे कि कहाँ पर कौन है। ठीक है, हम समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण किसको कहते हैं, ऐसा मिश्रण होता है जिसमें एक दूसरे को मिलाने पर पूर्णता नहीं मिल पाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनके अगर आंख से देखेंगे तो सारी चीजें दिखाई देने लगेंगी, जैसे रेत और कंकड़ का मिक्सर। ठीक है, और बड़े बड़े चीजों मिला लीजिए तो वही है। ठीक है, कोई भी आप मिक्सचर मिला सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में ठोस द्रव और गैस के अणुओं की अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र को कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर, मतलब कहने का मतलब यह है कि ठोस द्रव या गैस चाहे जो हो, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से, मतलब जिसका कंसिस्टेंसी ज्यादा हो, वहां से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में गति को विसरण कहते हैं। सपोज डेट आप जान लीजिए कि क्या मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण है यार, लेकिन वो किशमिश के अंदर का जो तरल पदार्थ होता है, छोड़िए वो तो उसमें पानी जाता है तो फूल जाता है, उसका नहीं होगा। आप ये जान लीजिए कि कोई भी चीज अधिक सांद्र है, ठीक है,
अगर वो कम सांद्रता की ओर जा रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है, इनका गमन पथ जो होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। विसरण एक अपरिवर्तनीय क्रिया है जिसमें पदार्थों के स्वाभाविक बहाव और सांद्रण में अंतर कम होता है। ठीक है, 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण को परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है, देखते हैं। यहां होगा अल्ट्रावायलेट। भाई अल्ट्रावायलेट जो विकिरण होता है ये क्या करता है, जीवाणु को मारता है, इतना जान लीजिए। जीवाणु निराकरण के लिए एक प्रकार प्रकाश किरण का परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, उसका नाम पराबैंगनी विकिरण है। पराबैंगनी विकिरणों की खोज रिटर ने किया था। ठीक है, इसका उपयोग सिकाई करने, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सिकाई करने पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन आने वाले समय में इसी हिसाब से बनेंगे, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति के प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था कि देखिए डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके दो नेचर होते हैं। इलेक्ट्रॉन कणों की तरह भी व्यवहार करता है और तरंगों की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या द्विरेखीय छिद्र, डबल स्टैटर डेविएशन और जर्मर प्रयोग द्वारा जो है इन्होंने किया कहा था। इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति है वो प्रायोगिक रूप से पहली बार डेविएशन और जर्मर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था और सिद्ध किया गया था कि इलेक्ट्रॉन कणों की तरह भी या तरंगों की तरह भी व्यवहार करता है, कणों की तरह भी व्यवहार करता है। इसलिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आपने जब पढ़ा होगा तो वहां पर डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बताया गया होगा। ठीक है, 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कण जो हेक्स बोसोन नामक संबंध किससे है, तो जेबी बोस से है और एसएन बोस से है, सत्येंद्रनाथ बोस से। कण बोसोन का भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर रखा गया। सत्येंद्रनाथ बोस 1894 से 1974 तक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भौतिकी शास्त्री थे। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा गया। टेप रिकॉर्डर जो होता है उसमें टेप की चाल कितनी होती है, तो इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड। बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो ये पूछे जाते हैं, बस जान लीजिए, पूछ लेते हैं लोग। 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण होता है। स्टीयरिंग जो होता है उसमें फ्री प्ले किस लिए बनाया जाता है, स्टीयरिंग को ढीले होने के कारण जो होता है उसमें फ्री प्ले बनाया जाता है। गाड़ी की स्टीयरिंग में फ्री प्ले एक सामान्य समस्या है और स्टीयरिंग को ढीले होने के कारण स्टीयरिंग में भी फ्री प्ले की समस्या आ जाती है। फ्री प्ले का अर्थ होता है स्टीयरिंग घूमने पर भी गाड़ी के मुड़ने कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब स्टीयरिंग घूम भी जाती तब भी गाड़ी जो है ना घूमे, यही बात है, फ्री प्ले को कहते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन देखें। स्टीफन हॉकिंग एक है पियानो वादक है, वही ये गलत है। गिटार वादक ये भी गलत है। अमेरिकी राजनेता गलत, वैज्ञानिक सही है। स्टीफन हॉकिंग ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे और इनको ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी के को समझने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। स्टीफन हॉकिंग एक प्रसिद्ध पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स के बारे में बताया। देखिए ब्लैक होल्स, बिग बैंग थ्योरी या टाइम स्पेस रियलिटी या टाइम लूप वार्म होल्स या फिर आप कह सकते हैं टाइम में यात्रा। ठीक है, तो ये स्टीफन हॉकिंग का बेसिक या बेस कॉन्सेप्ट था। उन्होंने काफी चीजों में रिसर्च किया था, उनके थीसिस मैंने पढ़ी हुई हैं और यही सब चीजें हैं। फिर कभी होगा तो मैं उनके थीसिस पर रिसर्च पे आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आती होगी। कोई भी अपना जो फीडबैक है अगर गलत हो रहा है तो आप देने का प्रयास करिएगा, उसको सुझाव किया जाएगा। ठीक है, कल से हमारा जो टॉपिक होगा रसायन विज्ञान केमिस्ट्री होगी और वहां पर बताया जाएगा पदार्थ की अवस्थाएं हैं। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस होता है, द्रव होता है और उसके बाद आपका गैस होता है, फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है और आपका, ठीक है, तो 5 अवस्थाएं थी, प्लाज्मा वाला भी होता है। तो वहां पर हम देखेंगे सारी चीजों को। ठीक है, तो नमस्कार।